इवनिंग एवरीवन। जैसा कि कल हमने अनाउंस किया था कि हम 29 अप्रैल से हमारा NCERT प्लस सिलेक्टेड टॉपिक्स का बैच शुरू करने जा रहे हैं। तो आज उसी के रिलेटेड आज हमारी फर्स्ट क्लास होगी और जो हमारा टॉपिक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है कमिंग ऑफ यूरोपियंस। ये टॉपिक 4 क्लासेस में हम कवर करवाएंगे। जो आज की क्लास होगी उसमें सिर्फ आपको इतना ओवरव्यू दिया जाएगा कि यूरोपियंस जो इंडिया आए थे उनका इंडिया आने के पीछे रीज़न क्या था। और जो उससे नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पोर्चुगीज़ की जो पॉलिसीज़ थी इंडिया में आके उनको डिस्कस करेंगे। और उससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि डच और डेन्स उनकी जो कंपनीज उन्होंने इस्टेब्लिश की। और जो हमारी थर्ड क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। और जो फोर्थ क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच कंपनीज़ के बारे में। तो अब ज़्यादा देर ना करते हैं, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हम क्लास अपनी शुरू करते हैं। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कमिंग ऑफ यूरोपियंस पे। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप ना हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है ना कमिंग ऑफ यूरोपियंस में, आज हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि जो यूरोपियंस इंडिया में आए थे वो उनके इंडिया आने का रीज़न क्या था। इसमें जो NCERT के जो चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जो आप NCERT के चैप्टर इसमें हमने हमारी आज वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। तो क्लास 8th का चैप्टर नंबर 7 और क्लास 12th के जो थीम ऑफ इंडिया है ना, इंडियन हिस्ट्री, ये 3 पार्ट्स में है। तो जो इसका थर्ड पार्ट का चैप्टर 10th और उसके अलावा जो मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्र है ना, उसका चैप्टर नंबर 12। तो इन तीनों को हमने इनकलकेट करके अपने नोट्स बनाए हैं और उसी के ऊपर आज की जो हमारी क्लास होगी। तो सबसे पहले होता क्या था कि एंशिएंट टाइम में ना एक सिल्क रूट हुआ करता था। तो जो सारा ट्रेड हुआ करता था वो सिल्क रूट के थ्रू ही हुआ करता था। तो हुआ क्या कि विद टाइम जो हमारा ओल्ड ट्रेड रूट था वो कनेक्ट करता था चाइना को या रशिया को, बाल्टिक सी, ये जो जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है ये बाल्टिक सी है, इसको वो फर्दर कनेक्ट करता था ईस्टर्न वर्ल्ड से और उसको फर्दर कनेक्ट करता था यूरोप से। तो हुआ क्या कि ये जो जगह है ना कॉन्स्टेंटिनोपल, यहाँ पे पहले राज हुआ करता था इटली वालों का। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो जगह है ना कर्जर वाली, ये जो जगह है ये वाली, ये टर्किश एम्पायर हुआ करता था। तो इसको टर्की वालों ने इसको कर लिया कैप्चर। और उस वजह से क्या हुआ कि जो इनकी मोनोपोली थी इटली की वो वहाँ से ख़त्म हो गई। और उस वजह से क्या हुआ कि जो यूरोपियंस थे उनको एक नया रूट ढूंढना पड़ा ताकि वो अपना ट्रेड आगे बढ़ा सकें। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, वो आई थी यूरोप वाली साइड में। ये टॉपिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टॉपिक होता है रेनेसां के अंडर। तो वो जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री करवाते हैं ना तो रेनेसां तब करवाते हैं और तभी बताते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी वो यूरोप में ही पहले क्यों आई और जब यूरोप में आई तो वो कैसे करके बाकी दुनिया में कैसे फैली। तो वो अभी का टॉपिक नहीं है, वो किसी और टाइम में करेंगे। तो जब कॉन्स्टेंटिनोपल टर्की के अंडर चला जाता है ना तो यूरोपियंस को अब उनका सिल्क रूट बंद हो जाता है। तो उनको बहुत सा टैक्स देना पड़ता था कॉन्स्टेंटिनोपल में टर्किश लोगों को। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम ना एक ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढते हैं कि इंडिया से ट्रेड करने के लिए एक अलग रास्ता ढूंढते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सभी ना अपनी अपनी तरफ से सभी किंग्स से ना शिप्स भेजने शुरू कर देते हैं कि किसी तरीके से कोई ना कोई रूट ढूंढा जाए। तो इसमें सबसे पहले जिनको सफलता मिलती है ना वो थे हमारे में जो इंडिया में जब ये पोर्चुगीज़ आते हैं ना, सबसे पहले इसका सीक्वेंस करते हैं कि सबसे पहले इंडिया में कौन आए थे। क्योंकि यूपीएससी में ना कई बार सवाल बन जाते हैं, पूछ लिया करते हैं कि सबसे पहले जो यूरोप से आने वाले इंडिया में यूरोपियन कौन से थे। तो सबसे पहले पोर्चुगीज़ थे, ये सीक्वेंस आप याद कर लेना। सबसे पहले पोर्चुगीज़ थे, फिर डच आते हैं, ब्रिटिश आते हैं, उसके बाद डेन्स आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं। तो अब ये इंडिया आते क्यों थे? इंडिया की जो
वेदर कंडीशंस है ना वो थोड़ी सी इस तरह की हैं कि यहाँ पे हर तरह की वेजिटेशन मिल जाती और यहाँ पे स्पाइसेस भी बहुत मिलती थी। इसके कंपैरिजन में अगर हम यूरोप की वेदर कंडीशंस देखें ना तो वो थोड़े अलग ट्रॉपिक लेवल्स पे पड़ता है, तो उस वजह से वहाँ पे ज़्यादातर वो लोग ना मीट खाते थे। अब मीट को प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस की ज़रूरत होती है। उसके अलावा क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुकी थी, तो उनको ना रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती थी। तो वो क्या करते थे, इंडिया का कॉटन और मुस्लिन, इंडिया का कॉटन और मुस्लिन बहुत फेमस था और जो चाइना था उसका सिल्क बहुत फेमस था। तो उनको कोई ना कोई रूट चाहिए था ताकि वो इन चीज़ों की ट्रेड कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने मिशंस भेजे। तो जो पोर्चुगीज़ है ना, ये कर्जर देखो यहाँ पे ना पोर्चुगल पड़ता है, तो यहाँ से जो वास्को डी गामा है उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की और वो सहारा के साथ अफ्रीका की कोस्ट लाइन के साथ साथ होते होते और बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ये जो पॉइंट है ना इसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, तो वो यहाँ पे पहुँच गए। और उसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जंजीबार पहुँच गए और यहाँ से वो पहुँचे कैलीकट। कैलीकट में उस टाइम पे किंग हुआ करते थे ज़ेमोरिन। तो जो पहले कैलीकट का जो नया नाम है ना वो है कोझिकोड। तो जो यहाँ पे जो किंग हुआ करते थे उनका नाम था ज़ेमोरिन। तो जब वो यहाँ पे पहुँचे तो जो वास्को डी गामा थे उन्होंने क्या किया कि ज़ेमोरिन से परमिशन मांगी कि हमने ना यहाँ पे हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप ना प्लीज़ हमें ना थोड़ी सी लैंड ग्रांट कर दो। तो जिसके लिए जो ज़ेमोरिन थे वहाँ के किंग वो मान गए इस बात को। मीनवाइल क्या हुआ कि ब्रिटिश वाले थे ना उन्होंने अपनी क्वीन से परमिशन ली, एक चार्टर लिया चार्टर में उनको परमिशन दी गई थी कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती है। उस टाइम पे जो हमारे मुगल रूलर थे वो थे जहांगीर। तो उन्होंने जब जहांगीर से परमिशन मांगी कि सर हमें यहाँ पे ट्रेड करनी है, तो प्लीज़ आप हमें ना कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ी सी लैंड प्रोवाइड करवा दें। मुगल रूलर थे ना जहांगीर, वो ऑलरेडी पोर्चुगीज़ के बहुत ना इन्फ्लुएंस में थे। उनको लगता था कि पोर्चुगीज़ की नेवी बहुत सुपीरियर है, वो किसी भी तरीके से पोर्चुगीज़ से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। तो पहले तो जहांगीर ने परमिशन ग्रांट नहीं की, लेकिन वो धीरे धीरे बाद में परमिशन ग्रांट कर देते हैं। ये जो हम आपको ना आगे की जो हमारी वीडियोज़ होंगी उनमें अच्छे से बताएंगे। अब जब सभी कंपनीज आ गई, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि पहले पोर्चुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आ गए, फिर डेन्स आ गए, फिर फ्रेंच आ गए, तो इनके बीच ना कन्फ्लिक्ट्स होने लगे। तो इन कन्फ्लिक्ट्स की वजह से ना इनके बीच ना कुछ लड़ाइयाँ हुई। वो जो लड़ाइयाँ है ना, उन लड़ाइयों में जो ब्रिटिश थे ना वो विक्टोरियस निकले। बाद में जैसा कि आपको पता ही है कि पूरे इंडिया पे ब्रिटिश वालों ने राज किया। अब जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स होंगी ना, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो पोर्चुगीज़ आए थे उन्होंने आके क्या क्या पॉलिसीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट की। जैसे उनकी पॉलिसीज़ आएंगी ब्लू वाटर पॉलिसी, उसके अलावा उन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे एक फैक्ट याद रखने वाला ये है कि पोर्चुगीज़ ही ऐसे यूरोपियंस थे जो सबसे पहले इंडिया में आए और सबसे लास्ट में ये इंडिया से जाएंगे। जब गोवा को ये कैप्चर कर लेते हैं ना तो हमारा इंडिया आज़ाद हो जाता है 1947 में। लेकिन जो पोर्चुगीज़ थे ना उन्होंने गोवा को छोड़ा था 1961 में। पोर्चुगीज़ ही इंडिया में आने वाले सबसे पहले थे और सबसे लास्ट में जाने वाले यूरोपियंस भी पोर्चुगीज़ थे। तो जो हमारी कल की स्लाइड होगी ना, कल की जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पोर्चुगीज़ ने आके क्या क्या पॉलिसीज़ लेके आए वो, और अगर वो बाहर से आए थे तो उन्होंने इंडिया में क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की। जैसे वो पोटैटो या कॉर्न इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके अलावा पाइनएप्पल और तंबाकू वो इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद आएंगे डच, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डच और डेन्स करवाएंगे। उसके बाद जो इंग्लिश, कैसे उन्होंने जहांगीर को कन्वे किया कि वो पोर्चुगीज़ के इन्फ्लुएंस में था, ऑलरेडी थे इतना जहांगीर, तो कैसे उनको इन्फ्लुएंस किया कि वो इंडिया ब्रिटिश वालों को लैंड ग्रांट करें। और फिर डेन्स, और एंड में हम करेंगे फ्रेंच, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो आज वाली क्लास होगी ना, उसकी जो पीपीटी है वो हम ऑलरेडी कल हम सेंड कर चुके हैं। अदरवाइज़ हम आज भी उसको सेंड कर देंगे। जो हमारा जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा जो इसके नोट्स हैं ना वो हम आपको आप टेलीग्राम, सिर्फ आज वाली स्लाइड के जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं और हम आज दोबारा से सेंड भी कर देंगे। थैंक यू सो मच।